अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। आज मैं आपके लिए नॉवल अक्स यार की एपिसोड 11 लेकर हाजिर हुई हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं किसके जानिब। वो बैठा यूं ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था जब एक आईडी पर आकर उसके हाथ रुके। वो तासीर की आईडी थी। उसने फॉलो कर रखा था, इसलिए उसकी नई अपडेट उसे मिलती रहती थी। उसने बस यूं ही स्टोरी देख ली। उसे पता चला कि वो वापस कराची आ रहा है म्यूजिक वीडियो के लिए। साथ ही उसने एक मशहूर डायरेक्टर की स्टोरी शेयर कर रखी थी जिसमें डायरेक्टर को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। ये देखने के बाद उसकी आंखों के पर्दों के आगे वो मंजर लहराने लगा जब वो इकरा की शादी में उसके साथ काम कर रहा था। तुम फिर कैमरा हाथ में लिए शादियों में घूम रहे हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मोहित कि ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है? तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? ये कैमरा फ्यूचर बनाएगा तुम्हारा? वो उसके वालिद के डांटने की आवाज़ें थीं जो मोबाइल से बाहर तक आ रही थी। तो ये कैसे मुमकिन था कि उसके पीछे खड़ा तासीर उन्हें ना सुनता? मोहित की आदत थी जब वो ज़्यादा नर्वस फील करता तो नाखून चबाने लगता। उस लम्हे भी वो डर गया था, इसलिए उसे इल्म ही ना हुआ कि कब वो नाखून चबाने लगा। यहाँ मैं तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा इसलिए नहीं लगा रहा कि तुम कैमरा हाथ में लिए शादियों में घूमते रहो। मोहित, थोड़ा तो सीरियस लो अपने फ्यूचर को। अगर तुम फेल हुए ना इस बार तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बरहमी से कहते हुए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, जबकि दूसरी जानिब मोहित कितनी ही देर तक शल दिमाग के साथ खड़ा रहा। कुछ लम्हे गुजर जाने के बाद वो जब मुड़ा तो तासीर को सामने खड़ा देख उसने नजर चुरा ली, मगर मुकाबिल आंसू देख चुका था उसकी आंखों में। कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था जब तासीर उसके बराबर में आकर बैठ नरमी से उसके कंधे पर थपथपाते हुए गोया हुआ। वो हौसला देने वाला अंदाज था। आपके लिए कहना आसान है, आपको थोड़ी फेस करना पड़ा होगा ये सब। आपके वालिद ने थोड़ी डांटा होगा आपको। उसकी बात सुनते ही तासीर को लम्हा भर के लिए मोहित का चेहरा नजर आया और फिर सब धुंधला होने लगा। और उस धुंधलेपन में वाइट क्लाउड्स के अंदर उसे एक बच्चा नजर आया। वो छोटा तासीर था, 12-13 साल का। वो बचपन से ही पेंटिंग का शौकीन था। कलर्स अच्छे लगते थे उसे। मजीद शौक अपने मामू आगा रफाकत अली खान जो एक कैलीग्राफर थे उन्हें देख कर लगा। वो बहुत इंस्पायर होता था उनसे। स्कूल में साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि वो डायग्राम्स बहुत अच्छी बना लेता था। बचपन में जब वो ड्राइंग कर रहा होता था तो उसके वालिद उसे बहुत डांटते थे। उन्हें नहीं पसंद था ये सब। वो काफ़ी सख्त मिजाज थे पढ़ाई को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर। उन्हें अपना बेटा या तो डॉक्टर के रूप में देखना था या इंजीनियर के रूप में। तीसरा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं था उन्होंने। उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन उससे एक बार भी नहीं पूछा गया कि वो क्या बनना चाहता है। पेंटिंग का शौक आहिस्ता आहिस्ता फोटोग्राफी में बदलने लगा। वो एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था जब एक लड़का उसे कैमरा हाथ में लिए तस्वीरें लेता नजर आया। वो ठहर गया, फिर आगे ना बढ़ सका। वहां खड़े होकर कितनी ही देर तक उस कैमरामैन को देखता रहा। सिर्फ पेंटिंग बनाने पर इतनी डांट पड़ जाती थी। आर्ट में कोई फ्यूचर नहीं है ये सुनने को मिलता था। कैमरा कौन लेने देगा उसे? उसके ख्वाब और बच्चों से मुख्तलिफ थे। वो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट नहीं बनना चाहता था जो मशहूर पेशे हैं ज़माने में। उसके अपने ख्वाब थे, अपने अरमान, अपने ही रंगों का जहां। दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो उसे दिखा सकता था अपने कैमरे की जुबान में। आप किसी बहते झरने को रियल में देखें, खूबसूरत है ऐसा फील आएगा। लेकिन वही चलता झरना जब ये फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर्स या सिनेमेटोग्राफर एडिट बनाकर लगाते हैं तो झरने का पानी स्लो मोशन में नजर आने लगता है। एडिट ऐसी बनाई जाती है कि कभी पानी का बहाव बहुत तेज दिखाते हैं और कभी बिल्कुल हल्का। साथ पानी से उठता हुआ जो धुआं है वो तक बहुत खूबसूरती से दिखाया जा रहा होता है। फिर जब पानी नीचे की जानिब ढल रहा होता है तो उस लम्हे को भी कितनी खूबसूरती से कैप्चर किया गया होता है। और ये मंजर जब आप कैमरे की आंख से देखते हैं तो वो पूरे जिस्म में गूस बम्प्स देने लगता है। इसी तरह चार बच्चे बारिश में नहाते हुए नजर आएंगे। आप उन्हें रियल लाइफ में देखेंगे वो नॉर्मल लगेंगे, लेकिन जब उन्हीं चार नहाते हुए बच्चों पर एक सिनेमेटोग्राफर या वीडियोग्राफर शॉट बनाएगा तो उसमें बारिश की एक एक बूंद को गिरते दिखाएगा। स्लो मोशन में बच्चों को ऊपर की जानिब उछलते और नीचे वापस आते दिखाएगा।
ان کے چہروں پر بکھرتی تبسم اور معصومیت کو جھلکائے گا۔ ان کے بچپن میں جھوم جھوم کر بے فکری سے ناچنے کو دکھائے گا، اور وہاں کے ارد گرد کے پورے منظر کو ایک خوبصورت انداز میں قید کرے گا۔ تو وہ ویڈیو آپ کے دل کو جا کر لگے گی۔ آپ کو لگے گا بارش کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا آرٹ ہے کہ وہ روزمرہ کی نارمل کہانیوں کو خوبصورت بنا کر پہنچا رہا ہے۔ اور وہ یہ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کے ایموشنز کو، لوگوں کے جذبات کو، احساسات کو، زبانوں کو، رنگوں کو، قدرتی مناظر کو قید کر کے مزید خوبصورت بنا کر پہنچانا چاہتا تھا، کسی پازیٹیو میسج کے ساتھ۔ اس کی بھوری آنکھیں خواب دیکھ رہی تھیں، اور خوابوں کی نہ تو کوئی عمر ہوتی ہے، نہ کوئی سرحد، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ والد کو ڈاکٹر بیٹا ہی چاہیے۔ وہ میٹرک میں تھا جب اس نے اپنا پہلا کیمرہ لیا، جسے لے کر وہ روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ فوٹوگرافی کے لیے چلا جاتا تھا، جس سے آبزرویشن سکلز اچھی ہوتی۔ ساتھ ہی اس کے دوست علی نے بتایا کہ فیس بک پر فوٹوگرافرز کے کافی پیجز چل رہے ہیں، جس کے بعد اسے بھی فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنانے کا آئیڈیا آیا۔ پورے دن بیٹھ کر وہ اپنے فیس بک پیج کا نام سوچتا رہا۔ صفوں پہ صفحے گڑمڑی بن کر ڈسٹ بن میں ڈل رہے تھے، پینسل مسلسل چل رہی تھی کاغذ پر، مگر کوئی نام وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار ٹی ڈاٹ ایکسپوزڈ کلک کے نام سے پیج بنایا اور اس پر تصاویر اپلوڈ کرنا شروع کی۔ پاکستان ایئر فورس کالج سے ایف ایس سی تک پڑھا، پھر اپنے بڑے بھائی وقار سے بات کی، جو سب سے بڑا سپورٹر بنا اس کے لیے۔ وہ اپنے والد کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر وہ ڈاکٹر بن بھی گیا تو اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا۔ اسے نہیں ہے انٹرسٹ دوائیوں میں یا میڈیکل فیلڈ میں، اس کا رجحان آرٹس اور فوٹوگرافی کی جانب ہے۔ اور صرف یہ بات سمجھانے کے لیے اس نے 6 مہینے اپنے بھائی وقار کے ساتھ مل کر ایک شارٹ فلم خواہش بنائی۔ اس شارٹ فلم میں اس نے ایک بچے کی جرنی دکھائی جو فوٹوگرافر بننا چاہتا تھا، آرٹس کی جانب آنا چاہتا تھا، جو دراصل اس کی اپنی لائف پر مبنی تھی۔ خواہش صرف ایک شارٹ فلم نہیں تھی، وہ ایک بیٹے کی اپنی والد سے گفتگو تھی۔ وہ انہیں بڑے مہذب انداز میں سمجھانے کی صحیح تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں آ جاتا تھا جب وہ اسے پینٹنگ کے کلرز چھین لیتے تھے، جب وہ اس کی ڈرائنگ بک اٹھا کر دیکھنے کے بعد بجائے سراہنے کے ڈانٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ کیسے اس کے ننھے ننھے خوابوں کو اپنے سخت الفاظوں سے رون دیا کرتے تھے، اور پھر بھی وہ کیسے انہیں تکمیل تک پہنچانے کے جستجو اور جتن کرتا رہا۔ علی صاحب اور ان کی زوجہ جب وہ فلم خواہش دیکھ رہے تھے، تب وہ کہاں جانتے ہوں گے کہ وہ لڑکا کتنا ڈرا ہوا تھا، کہ پتہ نہیں ان تک وہ میسج ٹھیک طرح ڈیلیور ہوگا یا نہیں جو وہ انہیں دینا چاہتا ہے۔ وہ اس کی بات کو سمجھیں گے یا نہیں، وہ پتہ نہیں اس کے حق میں فیصلہ کریں گے یا نہیں۔ لیکن پلس پوائنٹ یہی تھا، اس نے ہمت تو کی۔ اسے بعد میں یہ گلٹ نہیں رہے گا کہ اس نے ہمت نہیں کی ان تک اپنا میسج پہنچانے کی۔ وہ پوری فلم خواہش اس نے موبائل سے شارٹ کی تھی، اس لیے کافی محنت لگی تھی اس پر، جس میں وقار نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا جب اس کے والد نے فلم دیکھی، لیکن بھائیوں نے بعد میں بتایا کہ اماں ابا رو رہے تھے۔ پھر جا کے والد نے اجازت دی کہ جو دل چاہے وہ پڑھ لو، اور اس نے نیشنل کالج آف آرٹس این سی اے میں ایڈمیشن لیا، جو ہر آرٹسٹ کا خواب ہوتا ہے۔ وہاں سے 4 سال 2017 سے 2021 فلم اینڈ ٹی وی کی تعلیم حاصل کی، پھر ماسٹر کے لیے ایراسمس منڈس اسکالرشپ حاصل کی۔ ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتا رہا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں کچھ دیر۔ وہ موہت کی رنجیدہ اور دل برداشتہ سی آواز تھی جو اسے واپس ہال میں لے کر آئی۔ انہیں پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائیں گے۔ والد ہیں، دشمن تھوڑی، تمہارا اچھا ہی چاہتے ہیں وہ بھی۔ وہ نہیں سمجھتے میرے خوابوں کو، انہیں صرف لگتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ، باہر جا کے سیٹل ہو جاؤ، پیسے کماؤ، شادی کر لو، یہی سب زندگی ہے۔ اور بندہ کوئی خواب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ انہیں کوئی سمجھائے ہر کسی کا خواب نہیں ہوتا ڈاکٹر بن کر باہر ملک سیٹل ہو جانا۔ کچھ آنکھوں کے خوابوں میں آرٹ آرٹ بستا ہے، اور ان کے بیٹے کی آنکھیں ان میں سے ایک ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ڈاکٹری۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں الجھا کر سر کو نیچے کی جانب جھکاتے ہوئے نہایت جھنجھلا کر تھکے ہارے انداز میں کہہ رہا تھا، جیسے ہار چکا ہو ابھی سے۔ ابھی سے ہمت مت ہارو، منزلیں انہی کو ملتی ہیں جو لڑتے ہیں، ہارنے والوں کے لیے تو کچھ نہیں رکھا گیا۔ ایک بار ان سے خود بات کرنے کی کوشش کرو، انہیں بتاؤ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، تو اس لیے تمہیں وہ کر لینے دیں جو تم چاہتے ہو۔ بعد میں کم از کم اگر ناکام بھی ہوئے تو تم انہیں نہیں کوسو گے، تمہیں پتا ہوگا کہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔
लेकिन अगर तुम बात नहीं करोगे तो जिंदगी भर खुद को भी कोसते रहोगे कि मैंने बात क्यों ना की, और अपने वालिद को भी कि उन्होंने मुझे फैसला करने का हक क्यों ना दिया। जबकि सच तो ये होगा कि तुमने कभी वो हक मांगा ही नहीं। एक माँ भी अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है। तो जब तक आप अपना हक मांगोगे नहीं, मिलेगा कैसे? वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जान ले लेंगे मेरी। वो रहासा से लहजे में तेजी से एहतजाजन बोला। जान नहीं लेंगे, ये तो गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 थप्पड़। और अगर अम्मा को पास रखकर बात करोगे तो बोनस के तौर पर मुमकिन है कि एक थप्पड़ की बचत भी हो जाए, और कम से कम आधे घंटे की डांट। वो भी अगर उनका स्टेमिना बहुत अच्छा है बोलने में तो। इससे ज्यादा का कोई नुकसान नहीं। लेकिन बात ना करने पर तुम अभी कितने साल के हो? उसने अपनी थोड़ी पर खुजाते हुए पूछा, और फिर खुद ही जवाब दिया, 19। चलो 20 लगा लो, राउंड फिगर कर लेते हैं। और तुम्हारी जिंदगी 70 साल की है, तो पूरे 50 साल तुम बैठकर कुड़ते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे। कभी कभी तो बैठकर रोगे भी। तो सोच लो, 5 मिनट की जलालत बेहतर है कि 50 साल का गम। वो निहायत नरमी से समझाने के बाद उसके कंधे को हल्के से दबाकर खड़ा हो गया था, उसे अपना फैसला खुद करने के लिए छोड़कर। मोहित का अपना तो कोई बड़ा भाई नहीं था, लेकिन उस लम्हे तासीर बड़े भाई जैसा ही लगा। और हाँ, मेरे डैड भी नहीं मानते थे, बहुत डांटें खाई हैं मैंने भी। वो जाते जाते रुका, और फिर मुड़कर मुस्कुराते हुए फखर से बताया, फिर क्या किया आपने? बड़ा इश्तियाक से इस्तफसार किया। फिल्म बनाई पूरे 6 महीने लगाकर। फिर वो मान गए। देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वो मुस्कुराकर गोया हुआ। एक जीत भरी मुस्कुराहट थी वो, साथ ही मोहित को चैलेंज देती मालूम हुई। याद रखना, कामयाबी किसी को भी इल्लत किल्लत जिल्लत के बगैर नहीं मिली। तो जब डांट पड़ना स्टार्ट हो तो उसे अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी समझ लेना। वो मजेका खेज अंदाज में एक आंख विंग कर नसीहत करता हुआ चल दिया था। इल्लत सेहत की खराबी या बीमारी, किल्लत पैसों की कमी, जिल्लत यानी रुसवाई, हकारत, तोहीन, खारी, पस्ती और शर्मिंदगी। तासीर की वो खूबसूरत सी जीत भरी मुस्कुराहट अभी तक उसकी आंखों में थी। मुझे डैड से बात करनी चाहिए। 5 मिनट की जलालत 50 साल के गम से बेहतर है। उसने एक गहरा सांस लेते हुए खुद ही को हौसला दिया था। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। आज मैं भी जल्दी लौट आया हूँ और तुम भी। क्यों ना आइसक्रीम खाने चलें? फहद के कहते ही वो किचन में खड़ी लड़की मुस्कुराई थी। आइसक्रीम? एक वक्त था जब बहुत पसंद थी, मगर अब तो शायद टेस्ट भी याद नहीं जुबान को। अब इतना क्या सोच रही हो, चलो ना। उसने कलाई पकड़कर कहा। साथ ही उल्टे हाथ से चूल्हा भी बंद कर दिया था सालन का। अरे आलू गल रहे थे, कच्चे रह जाएंगे, कम से कम 15 मिनट रुक जाओ। आलू गल जाएं फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। वो तेजी से परेशान होकर दोबारा चूल्हा जलाने लगी थी। छोड़ दो इन आलूओं को, हम बाहर ही खाना खा लेंगे। वो उसके हाथ से माचिस का बॉक्स छीनते हुए नरमी से गोया हुआ। बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ जाएगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। उसे पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये मिला करता था, और उसमें भी हेड डंडी मार जाता था। तो कभी 700 हाथ आते तो कभी 800। ऐसे में घर का किराया भरना, राशन लाना, यही पूरा हो जाए बड़ी बात थी। बाहर के खानों के चौंचले नहीं उठा सकती थी वो एहतजाजन कह उठी थी। साथ ही उसके हाथ से माचिस का डिब्बा लेकर चूल्हा भी चला लिया था। तुम्हारे पैसों पर नजर रखकर कहा भी नहीं है मैंने। मेरे अपने वॉलेट में पैसे हैं, भूलो मत, मैं भी कमाने जाता हूँ। वो जरा खफा सा होकर आखिरी जुमला जताते हुए अदा कर रहा था। अच्छा अच्छा, वैसे इन पैसों को खाने में उड़ाने के बजाय क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद ले, कैसा आइडिया है? उसने हाथ आगे करते हुए कहा ताकि वो ताली मारे, उसके आइडिया से इत्तेफाक करते हुए। ये आइडिया देते हुए भी उसकी आंखें चमकी थीं। वो एक्साइटेड थी उसके लिए शॉपिंग को लेकर। बिल्कुल बेकार। मुकाबिल ने तंजिया मुस्कुराहट होंठों के किनारों पर सजाए मुंह बसूर कर कहते हुए उसका जलाया हुआ चूल्हा वापस बंद कर दिया था। साथ ही जो हाथ उसने ताली के लिए बढ़ाया था, उस पे अपना हाथ रखकर उसे थाम कर अब खींचता हुआ किचन से बाहर ले जा रहा था। अरे आलू गलेंगे नहीं फिर, ये कल के खाने के मतलब के भी नहीं रहेंगे। ऐसे जाया हो जाएंगे, समझा करो। अच्छा 15 मिनट तो रुको, सिर्फ मैं आलू गला लूं फिर चलते हैं, मना थोड़ी कर रही हूँ। वो मुसलसल एहतजाज कर रही थी, इसलिए फाहद को ना चाहते हुए भी उसे 15 मिनट देने पड़े, क्योंकि वो जानता था अगर वो इस हालत में उसे ले गया तो वो किफ़ायत शार लड़की कोई इंजॉयमेंट नहीं करेगी, सिर्फ अपने आलूओं को बैठ के रोती रहेगी। तुम्हें मेरे साथ चलते हुए शर्म आ रही है क्या?
वो दोनों पहली बार एक साथ बाहर निकले थे। उसने देखा फहद ने सर पर लाल लाल कैप लगा रखी है, साथ ही ब्लैक मास्क से चेहरा कवर कर रखा है। फिर हाथों को उसने अपने पैंट की पॉकेट में डाल रखा था। देखने में तो वो नॉर्मल ही था, लेकिन तैयबा के दिल को बहुत तकलीफ देने लगा। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि शायद वो शर्म महसूस कर रहा है उसके साथ चलने में। वो जानती है उसके नेचर को, वो पसंद नहीं करता उसके काम को। मगर काम को नापसंद करना और एक ज़ात को नापसंद करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर उसे इतनी ही शर्म थी तो फिर आइसक्रीम का पूछा ही क्यों? पहले ही वो तासीर की वजह से खुद को बहुत कमतर महसूस करने लगी थी। वो उसके बचपन की मोहब्बत था, उसका शौहर रहा इतने सालों तक। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी भी हिम्मत ना कर सकी कि उसके सामने जाकर एक बार ये कह दे कि मैं तैयबा मुबश्शिर शाह हूँ। ऐसे में फ़हद का उस तरह उसके साथ चलना उसे तकलीफ देता मालूम हुआ। शर्म किस बात की? वो उलझकर पूछ उठा। तैयबा का सवाल सुनते ही वो लड़का जो नज़र झुकाकर अपनी सोचों में मगन चल रहा था, यकदम हैरत से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। उसके तो ख्यालों में भी नहीं गुजरा था जो वो लड़की बोल रही थी। मुझे पता है मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है तुम्हें, वो गमो गुस्से से कहती सुर्ख चेहरे के साथ मुड़कर चल दी। फहद उसके सामने ही बाहर जाया करता था, और उसने कभी नहीं देखा कि उसने मास्क लगाया हो या कैप पहनकर खुद को कवर किया हो। तो फिर जब उसके साथ जा रहा है तो ये सब क्यों कर रहा था? यकीनन वो शर्म महसूस कर रहा था उसके साथ चलने में। अरे मुझे समझाओगी हुआ क्या है? अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो? उसे तो यही समझ नहीं आया था कि तैयबा के जहन में ये ख्याल आया क्यों। दूसरा, वो खुद जबरदस्ती लेकर जा रहा था खिलाने के लिए, तो फिर वो शर्मिंदा क्यों होगा भला? और सबसे बड़ी बात, किस बात की शर्मिंदगी? उसने तैयबा का बाजू पकड़कर जब झटके से अपनी जानिब मोड़ा, तो दोनों की नजरें मिली। उस लड़की की आंखों में शदीद गुस्सा था, और गुस्से से कहीं ज्यादा मोटे मोटे आंसू। वो गुस्सा मुकाबिल पर नहीं था, गुस्सा खुद पर था कि क्यों है आज इस हाल में, कि लोग साथ चलने में भी हकारत महसूस करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, मुंह छुपाते हैं। ये किन हालात में आ गई थी वो? ऐसा फ्यूचर तो कभी ना सोचा था। वो वैसे भी कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली बंदी नहीं थी, मगर इज्जत के साथ वो सर उठाकर चलती थी कि अपनी मेहनत का खाती है, किसी से भीख नहीं मांग रही, कोई गलत काम नहीं कर रही। वो बची कची इज्जत भी फहद के चेहरा कवर करने की वजह से चोट खा गई थी आज। कुछ नहीं, वो दो लफ्जी जुमला कहकर झटके से अपना बाजू छुड़ाकर चल दी थी। वो पीछे आया, लेकिन वो तेज कदम लेने लगी, यहाँ तक कि घर में दाखिल हुई। फिर बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लिया। वो कोई बात ही नहीं करना चाहती थी अब। आप ही खोलो, मैंने क्या किया है? कम से कम ये तो बताओ, हुआ क्या है? मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। आप ही, मैं कह रहा हूँ मैं तोड़ दूंगा, फिर रोना बैठ कर के दरवाजे का नुकसान कर दिया मेरे। पहले तो फहद वॉशरूम का दरवाजा हाथों से बजाने लगा, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज ना आई और ना दरवाजा खुला, तो उसे शदीद चिड़चिड़ाहट होने लगी। गुस्सा आने लगा और अब उसने लातें मारना शुरू कर दी थी, जूतों समेत वॉशरूम के दरवाजे पर। अब क्या मसला है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? नहीं जा रही ना मैं अब तुम्हारे साथ। वो कभी बाहर ना आती अगर उसे ये डर ना होता कि फहद वाकई दरवाजा तोड़ देगा, और बैठे बिठाए उसे मालिक मकान से बातें सुनने को मिल जाएंगी, और फिर पैसे की भरपाई अलग करनी पड़ेगी। वो जब बाहर आई तो निहायत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मुकाबिल उसे सुकून से रोने तक नहीं दे रहा है, और ये गमो गुस्सा उसके लहजे में शदीद नुमाया था। तो क्यों नहीं जा रही, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। फहद को भी अब शदीद गुस्सा आ रहा था। जिस तरह तैयबा का चेहरा लाल था, इस तरह उसका चेहरा भी सुर्ख पड़ चुका था मुकम्मल। अपने सर से कैप उतारकर जमीन पर पटकते हुए वो आग बगोला होकर पूछने लगा, चूंकि मैं तुम्हें मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती। वो शदीद गजबनाक होकर चीखी। उसकी गर्दन की हरी लाल नसें उभर आई थीं। ये सिर्फ आज या कल का गुस्सा नहीं था, काफी सालों का गुस्सा था जो उसके अंदर बस गया था, जो आज यकदम निकला। और ये भी सिर्फ इसीलिए बाहर आ रहा था क्योंकि फहद उसे तन्हा नहीं रहने दे रहा था। किसने कहा तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अगर मैं शर्मिंदा नहीं करी तो फिर क्यों छुपा रहे हो अपना मुंह? क्यों चेहरे पर मास्क और सर पे कैप लगा लिया है मेरे साथ चलते हुए? उसकी बात सुनते ही फहद ने अगले ही पल अपना सर पकड़ा। ये तो उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आया था कि वो इस बात का इतना गलत मतलब अखज कर सकती है। वो तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस तरह चल रहा था उसके साथ, क्योंकि जिस जगह वो उसे ले जाना चाहता था आइसक्रीम खिलाने के लिए, वहां मुमकिन था कि उसे कोई जानने वाला मिल जाए। सुबह दुकान पर एक लड़का आया था, वो इतनी स्ट्रांग और अजीब सी खुशबू लगाया हुआ था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी उससे।
तुमने शायद गौर नहीं किया, जब मैं आज घर आया तो भी मास्क लगा कर ही आया था। जब वो हसीन लड़का घर में दाखिल हुआ था, तो तैयबा की नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर गड़ी थीं। इसलिए फहद को अंदाज़ा था कि मुकाबिल खड़ी उस मासूम लड़की को पता ही नहीं होगा कि वो मास्क लगा कर आया था या नहीं। और अगर तैयबा ने देखा भी होता कि वो मास्क लगा के नहीं आया, तो भी जितनी वो पूरे एतमादी से अपनी बात रख रहा था, तैयबा ने पसो पेश में पड़ जाना था। क्या वाकई ऐसा है? पहले तो वो याद करने लगी कि फहद जब घर में दाखिल हुआ था, तो क्या उसके चेहरे पे मास्क था। उसने फहद की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला, फिर डायरेक्ट किचन में चली गई थी मोबाइल चलाते चलाते। उसकी जानिब तो देखा ही नहीं, क्योंकि अब याद ही नहीं था तो यकीनन मुकाबिल सच कह रहा होगा। यही सोचते अब आवाज़ ज़रा झमी झमी सी निकली। तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और फिर मैं ही तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद क्यों कहता तुमसे सामने से आकर। फिर मेन पॉइंट, शर्म किस बात की। और ये कहते हुए उसने तैयबा के दोनों कंधे थामे। क्योंकि मैं रोड्स की सफाई करती हूँ। मैं एक भ... वो बोल भी नहीं सकी थी, इससे पहले ही उसकी खूबसूरत आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। श्श, तो रोड्स की सफाई में क्या बुराई है? काम ही करती हो ना, हलाल कमाती हो, दिन रात मेहनत करती हो। फिर शर्म किस बात की? काम छोटा बड़ा नहीं होता। और फिर मैं गरीब आदमी तो खुद तुम्हारे पैसों पे पलता हूँ। बहाने बना सकता है वो एक से बढ़कर एक, बेधड़क झूठ बोल सकता है, वो भी फुल कॉन्फिडेंट के साथ। लेकिन जब वो जान से प्यारी लड़की रो रही है, तो उसे कंफर्टेबल किन अल्फाजों में करे ये नहीं आता था उसे। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को कंफर्टेबल करना चाहता था, मगर उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या अल्फाज बोले, किस तरह उसे चुप कराए। ऐसा क्या बोले जिससे उसकी हौसला अफजाई हो, और वो जो गलत फहमी पाल बैठी है, खुद को हकीर जान रही है, उससे बाहर निकले। पर तासीर ऐसा नहीं सोचेगा। वो ये कहते हुए जोर से रोई और उसके सीने से अपना सर टिका लिया। बस उसका सर टिकाना था। फहद लम्हा भर में साकित हो गया। सीने में मौजूद दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतनी जोर से कि उसे अपने कानों तक आवाज आने लगी। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। जिंदगी में किसी जुमले ने उसे इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी उस पल तैयबा के 7 लफ्जी जुमले ने दी। तासीर आज या कल की मोहब्बत नहीं है उस लड़की की, बचपन की मोहब्बत है। जब से होश संभाला है तब से उसके नाम से खुद को मंसूब पाया है। ऐसे कैसे 28 साल की उम्र में आकर बस यूं ही भूल जाए। वो तो पल पल मर रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। जिसने मोहब्बत की है वो जरूर करेगा। फहद ने ये नहीं कहा कि अगर उस तासीर ने मोहब्बत की है तो कबूल कर लेगा। उस नीली आंखों वाले हसीन नौजवान ने कहा, जिसने मोहब्बत की है। बहुत गहरे मफाहिम में चला गया था वो, मगर मुकाबिल खड़ी वो मासूम जो अपने गम में मसरूफ थी ना समझ सकी। मोहब्बत की सबसे बड़ी खराबी ये है कि महबूब की कोई खामी नजर नहीं आती। तो जिसने मोहब्बत की है, वो मुमकिन ही नहीं कि उसे काम से जज करे। उसे बच्चों की तरह फूट फूट के तासीर नामी लड़के के लिए रोता देख, पता नहीं क्यों दिल में शदीद तकलीफ होने लगी। उसने मुठ्ठियां भींच लीं। फिर तैयबा ने उसे गंभीर लहजे में कहते सुना, जिसके लफ्ज पर उसका जमाव था, खुदा करे तुम भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, तुम्हारा दिल भी किसी के लिए धड़के, और फिर वो तुम्हारे साथ इतनी ही संगदिली से पेश आए जैसे तुम मेरे आते हो। तुम्हें भी वो बार बार ऐसे ठुकराए जैसे तुम मुझे ठुकराते हो। तुम उसके सामने बैठकर रो, लेकिन उसे तुम्हारी तकलीफ नजर ना आए, तो तुम जानो कितनी तकलीफ होती है। खुदा करे ऐसा हो, खुदा करे ऐसा हो। वो एक नुस्वानी आवाज थी जो उस लड़के को अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। एक भूला हुआ किस्सा, अनगिनत झलकियों में आती यादें। वो तो भूल गया था उसे, फिर आज अचानक उसके अल्फाज क्यों कानों में गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे। क्या ये कोई बद्दुआ है जो वो आज यहाँ खड़ा है? इस ख्याल के आते ही जैसे पूरे जिस्म में बरकी रो की तरह बिजली दौड़ गई। अचानक शदीद ठंड का एहसास हुआ पूरे जिस्म में, और वो अगले ही पल तैयबा से दूर हुआ। क्योंकि वो अचानक दूर हुआ था, तो तैयबा ने बड़ी हैरत से नजर उठाकर उसकी जानिब देखा, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। वो बड़ा बेचैन और बेकरार सा नजर आया, उस लम्हे जैसे वहां होकर भी वहां ना हो। फहद, वो अपना गम भूली जब देखा फहद सांस नहीं ले रहा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो परेशान होकर उसका चेहरा थपथपाने लगी। वो लड़का बिल्कुल ठंडा पड़ गया था चंद सानियों में। एक कांच का ग्लास शराब से भरा, सामने ताश के पत्ते बिखरे हुए, लड़कों के हंसने की आवाजें, और उन पत्तों पर रखी गई उस स्याह नैनो वाली की तस्वीर। उस ब्लैक आर्म चेयर पर पाँव जमाए बैठा,
تصویر کو وہ بغور دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے اسے محسوس ہوا جیسے وہ تصویر کے اندر کھینچ رہا ہو، اور یکدم اسے سامنے کھڑی لڑکی نظر آنے لگی، اور وہ لمحہ بھر میں کرنٹ کھا کے پیچھے ہوا طیبہ سے۔ طیبہ مسلسل کچھ بول رہی تھی لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چل دیا۔ فہد، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو نا؟ وہ دروازہ بجا رہی تھی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ بیچاری کافی دیر تک بجاتی رہی اور پھر تھک ہار کر سامنے جا کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ بھوکی تھی اور تھکی ہوئی بھی۔ اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے کرتے دروازے پر نظر جمائے وہ کب سو گئی اسے نہیں خبر۔ اب اگلا سین۔ وہ گہری نیند میں تھی جب رات کے کسی پہر اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو اسے فہد جاتا ہوا نظر آیا۔ فہد، فہد! کیونکہ وہ اسی کا انتظار کرتے کرتے سوئی تھی، اس لیے صرف ایک لمحہ لگا دماغ کام کرنے میں، اور وہ پھرتی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، مگر وہ جا چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا۔ آج صبح سے ہی اسے کافی سردی لگ رہی تھی۔ وہ کمزور تھی، شاید سردی نے اسی لیے بڑی جلدی اس پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا۔ صبح سے لال کلر کا سویٹر پہنے پھر رہی تھی وہ، جو اس پر پیارا بھی بہت لگ رہا تھا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو اس کا وہ سویٹر اچانک سے اٹک گیا تھا ریلنگ میں، جسے وہ کافی جھنجھلا کر تیزی سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب آپ جذباتی حالت میں ہوں اور حد سے زیادہ جلد بازی مچا رہے ہوں تو آپ کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، اور صحیح کام بھی بگڑنے لگتے ہیں۔ اگر وہ نارمل حالت میں ہوتی تو آہستگی سے اس پھول کی پنکھڑی سے اپنا سویٹر نکال لیتی جو ریلنگ میں ڈیزائننگ کے طور پہ بنے ہوئے تھے، لیکن وہ بہت جذباتی حالت میں تھی، اس لیے اسے کھینچنے لگی جس کے سبب وہ پھٹ گیا۔ پھر وہ تیزی سے نیچے بھاگی، لیکن جب تک وہ باہر پہنچی وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ زمین اپنے پاؤں کے نیچے محسوس نہیں ہو رہی تھی اب۔ وہ کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر دیکھتی۔ سب جگہ سناٹے کا عالم تھا۔ لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر لگی لائٹس ہلکی ہلکی زردی مائل روشنی پھیلا رہی تھی۔ شاید رات کے 3 یا 4 بج رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی دور سے۔ وہ بہت ڈرتی تھی ان سے، لیکن اس کے باوجود آج ان کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حلق کے بل چیخ چیخ کر اسے پکار رہی تھی، مگر کوئی آواز واپسی میں اس کے کانوں تک نہ آئی۔ وہ کہاں چلا گیا تھا اور کیوں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ وہاں کتنی دیر تک روئی، کتنی دیر تک چیخی، کوئی اندازہ نہیں۔ تھک ہار کر رو رو کر نڈھال ہوتی اپنے گھر کی پہلی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مین دروازے پر جمی تھیں کہ وہ اب آ جائے گا، وہ اب آ جائے گا، مگر فجر ہو گئی وہ نہ آیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کہاں ہو تم کل سے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کام پر کیوں نہیں آئی اور نہ ہی تم دروازہ کھول رہی ہو؟ میں کتنی دیر دروازہ بجا بجا کر آئی ہوں کل تمہارے گھر کا۔ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو اب انور کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی۔ میں فون ریسیو ہوتے ہی نمرا اسے خوب سنانا شروع ہو گئی تھی، اور کیوں کرنا سناتی؟ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے فکر میں، اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ آخر وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ نہ گھر پر ہے، نہ کام پر آئی، نہ فون اٹھا رہی ہے۔ اس کی جان نکل رہی تھی فکر کر کے۔ ابھی وہ اسے سنا ہی رہی تھی کہ دوسری جانب سے طیبہ اس کی بات کاٹتے ہوئے، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر، نمرا میرا چھوٹو چلا گیا۔ اور اس کے یہ جملے سنتے ہی نمرا کی مانو سانس اٹک گئی ہو۔ کتنی دیر تک وہ کچھ بول نہ سکی۔ کہاں چلا گیا؟ مطلب تم دونوں بہن بھائیوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ کچھ دیر بعد وہ گہرا سانس لیتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، وہ مجھے سمجھا رہا تھا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے مجھ سے دور چلا گیا۔ خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پھر میں نے رات کے وقت اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ چلا گیا۔ مجھے لگا تھا واپس آ جائے گا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ نمرا کی تو خود دنیا اجڑ گئی تھی یہ سننے کے بعد۔ وہ کتنی شدت سے اسے چاہنے لگی تھی یہ بس وہی جانتی ہے۔ کسی کو خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی تھی اب، جیسے خود کو اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کی امانت مان لیا ہو۔ اچھا تم کہاں ہو؟ میں گھر پر ہی ہوں۔ وہ گھر پر ہی تھی جب نمرا صبح میں آئی، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اچھا میں گھر آ رہی ہوں تمہارے، دروازہ کھول دینا آپ کے۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر ان دونوں بہن بھائیوں میں ہوا کیا ہے جو فہد گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ نمرا فوراً ہی اس کے گھر چلی آئی تھی۔ دونوں ہی سہیلیاں گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں جیسے ان کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ اب اگلا سین۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے نا؟
आज तीसरा दिन था फहद को गए हुए। निम्रा रात में उसके पास ही रुक गई थी। तैयबा ने अपने और फहद के दरमियान हुई बातें उसे बता दी थी, जिसके बाद निम्रा को मजीद फील हुआ कि वो दोनों सगे बहन भाई नहीं। और अब हिम्मत करके उसने ये सवाल पूछ ही लिया था। नहीं, मेरे सगे भाई का नाम जमशेद है। हम चार बहन भाई हैं। एक बड़ी आपी फौजिया, फिर उनसे छोटे जमशेद भाई, फिर मैं, और फिर मुझसे छोटी एक और बहन सादिया। और फहद? निम्रा रात में बेड पर सोई थी फहद के, और तैयबा वहीं चादर बिछा के फर्श पर। वो फौरन ही उठ के बैठते हुए उसे देख तजस्सुस से पूछने लगी, वो तो मुझे घर के सामने बैठा मिला था बारिश में। तैयबा ने जब फहद के मुतालिक सारी बातें शेयर की तो निम्रा हैरान रह गई कि वो एक ऐसे लड़के को अपने घर में भाई बना के रख रही थी जिसे वो जानती तक नहीं, और ना ही उसने कभी पूछा। तुम पागल हो क्या? वो एक क्रिमिनल हो सकता था, एक जासूस हो सकता था। जिसने तुम्हें जेल में डलवाया उसका भेजा हुआ बंदा हो सकता था। खुदा ना खासा वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? तुमने कैसे रख लिया एक जवान लड़के को अपने घर में? निम्रा तो उस लड़की की अकल पे हैरान थी। तुम भी तो मर्दों को घर में बुलाती हो ना? वो जैसे इस हकीकत को देखना ही नहीं चाहती थी कि फहद उसे किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकता था, या उसने कोई बेवकूफ़ी की एक अजनबी लड़के को घर में बुलाकर। हम्म, तो मुझे उनका पता होता है। सारा बायोडाटा पहले ही रात में ले लेती हूँ उनसे, और फिर घर का दरवाज़ा खुला रखती हूँ। कोई उन्हें पूरे दिन अपने घर में बिठा के नहीं रखती दरवाज़ा लॉक करके। ना उन्हें खिलाती पिलाती हूँ। निम्रा उसे एक एक बात जता जता कर अदा कर रही थी, ताकि उस लड़की का दिमाग खुले। भला इतनी गुर्बत में जहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं, वो कैसे एक हट्टे कट्टे लड़के का बोझ उठा रही थी, जो उसका सगा भाई तक ना था। निम्रा तैयबा की अकल पर मातम ना करती अगर तैयबा ने फहद को किराएदार के तौर पर घर में रखा होता, उससे खाने पीने के पैसे वसूल कर रही होती, और सबको साफ बोलती कि वो एक अजनबी लड़का है जिसे वो किराएदार के तौर पर अपने घर में रख रही है, और साथ ही उसका पूरा बायोडाटा लेती। घर में एक लड़के को रखने पर उसे कोई एतराज नहीं था। वो तो भंगने थी जो रोड्स तक पर सो जाती हैं, जिनमें अक्सर के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं रातों में, जिनके लिए जिंदगी में दो वक्त का खाना मिल जाना ही सबसे अहम चीज है। बाकी कोई चीज अहमियत नहीं रखती। मगर तैयबा कोई आम भंगन नहीं थी। वो मजबूरन ये काम कर रही थी, वरना थी तो वो एक अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की। और फिर उसका एक बहुत पावरफुल दुश्मन रहा है माजी में। वो कैसे किसी अजनबी लड़के को घर में रख सकती है? निम्रा अब तैयबा का ये जहन बनाने की कोशिश कर रही थी कि अगर फाहद वापस आ भी जाता है तो पहले उससे पूरा बायोडाटा ले। पूछे वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, माजी में क्या करता रहा है, वालिदैन का नाम क्या है, हर चीज़। और फिर उससे घर का किराया और खाने पीने का पैसा वसूल करे। फिर रखे उसे, ना कि बेवकूफ़ों की तरह फ्री नौकरानी बने उसके लिए। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। आखिर कोई कब तक किसी के साथ रह सकता है? निम्रा अपने घर वापस लौट गई थी। उसे खुली फिजा की आदत थी। उससे नहीं रहा जाता था इन बंद अपार्टमेंट्स में। उसका दम घुटता था। एक हफ्ता होने को आ रहा था, तैयबा काम पर ना गई। दिल ही ना चाहा। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि फहद को वाकई शर्मिंदगी हुई थी उस रात उसके साथ चलने में। वो अब कोई नया काम ढूंढ रही थी जो रोड्स पर झाड़ू देने से थोड़ा बेहतर हो। मगर ना तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे और ना डिग्री। नौकरी कैसे मिले अच्छी? वो सौदा लेकर वापस आ रही थी जब उसने एक दीवार पर पंफलेट लगा देखा। एक बड़े होटल में स्टाफ की जरूरत थी। उसका लबो लहजा बहुत प्यारा था बोलने का, साथ ही दिखने में खुश शक्ल थी। हाँ, कमजोर थी बहुत जिस्मानी तौर पर, लेकिन स्वेटर वगैरह पहन ले तो बेहतर लगती थी। इंग्लिश भी बोल सकती थी, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब आराम से मिल जाएगी ये सोचकर वो तैयार हुई। वो फाहद का दिया हुआ ब्लैक सूट और रेड दुपट्टा जेब तन कर, बालों को हाफ कैचर किए, हल्का सा चेहरे पर पाउडर और पिंक कलर की लाइट लिपस्टिक लगाकर पहुंच गई थी इंटरव्यू देने। अब अगला सीन। वो अपने नए सफर के लिए बैग तैयार कर रहा था। साथ ही पुराना वाला बैग भी खाली करता जा रहा था। जो कपड़े लॉन्ड्री में डालने के थे उन्हें अलग कर रहा था, जो नए सफर में ले जाने के लिए थे उन्हें अलग रख रहा था। वो वाइट शर्ट बैग से निकालकर लॉन्ड्री के कपड़ों में डालने के लिए रखने ही लगा था, जब उसकी नज़र शर्ट पर चेस्ट के मुकाम पर लगी हल्की सी लिपस्टिक पर पड़ी। एक लम्हा नहीं लगा उसे याद आने में कि ये कहाँ से लगी है। अच्छा हुआ वो अपना सामान किसी को टच नहीं करने देता, वरना यकीनन इस लिपस्टिक के मार्क पे भी खूब रिकॉर्ड लग जाना था। कैचर वाला तो अभी भी अली और उसके दरमियान जेरे गुफ्तगू था। वो कितना ही मना कर ले कि वो भूल कर ले आया है और कोई सीन नहीं, मगर अली यकीन ही नहीं करता था। तासीर उसे लॉन्ड्री के कपड़ों में नहीं डाल सकता था कि किसी और की नज़र पड़े।
اس لیے شرٹ فوراً ہی خود دھونے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھا، مگر صرف 2 قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اس شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان کی جانب دیکھا۔ وہ بہت لائٹ سا نشان تھا کہ اگر وہ دھوئے گا تو فوراً ہٹ جائے گا۔ اس لپسٹک کو دیکھتے وقت اچانک وہ منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرا گیا، جب وہ اس نازک جان کو اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور اس لڑکی کا چاند سا چہرہ اس کے سینے کے مقام سے مسلسل ٹچ ہو رہا تھا۔ اس لمحے تو اتنا محسوس بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بہت فکر اور پریشانی کے عالم میں تھا، مگر آج ہلکا ہلکا سا فیل ہوا، جیسے بہت قریب آ گئی تھی وہ۔ ہلکا سا تو نشان ہے، صاف لگ رہی ہے ویسے، پھر میرا دل نہیں ہے اسے دوبارہ پہننے کا، کیا کروں گا دھو کر، رکھ دیتا ہوں ایسے ہی۔ نہیں جانتا کیوں، مگر قدم موڑ لیے اس نے اپنے، اس شرٹ کو اچھی طرح فولڈ کر الماری میں رکھ دیا، وہ بھی سب سے نیچے والے خانے میں کپڑوں کے اندر دبا کر۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم نے ڈرنک ان کے شوز پہ گرا دی، حد ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے کتنے وی آئی پی کسٹمر ہیں وہ ہمارے؟ مینیجر اس کی کو ورکر کو بہت ڈانٹ رہا تھا اور باقی سب خاموشی سے کھڑے سن رہے تھے۔ طیبہ تم جلدی جاؤ اور صفائی کرو وہاں کی، اس کے مینیجر کے حاکمانہ انداز میں کہتے ہی طیبہ فوراً ہی اس بات میں سر ہلا کر صفائی کرنے چل پڑی تھی۔ یار اس کی غلطی نہیں ہے، مینیجر خامخواہ بیچارے کو ڈانٹتے چلا جا رہا ہے، وہ شارق خلیل ہے ہی اتنا خوبصورت، اسے پہلی نظر دیکھنے کے بعد کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا، اوپر سے اس کا اتنا پاورفل اورا ہے کہ آپ اس کے پاس زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگ جاتے ہیں یار۔ اور بس ان جملوں کا کان میں پڑنا تھا کہ وہ تیزی سے باہر جاتی ہوئی لڑکی تھم گئی۔ شارق خلیل، کھڑی کیا ہو، جلدی جاؤ، ٹھیک سے صفائی کرنا فرش کی، اور آنے سے پہلے شارق سر سے پوچھ لینا کہ انہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، بھائی آ گئے ہیں شارق خلیل صاحب۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے ہمارے فہد میاں جو ہیں وہی شارق خلیل ہیں۔ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن 90% چانسز مجھے یہی لگ رہے ہیں کہ وہی شارق خلیل ہے، کیونکہ ایک تو وہ چلا گیا گھر سے، اور وہ کیا تھا، مطلب اس کو کیا اس کو پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ اس کو وہ باتیں سنائی دے رہی تھی۔ تو خیر یہ راز بھی کھل جائے گا۔ اور جی شروع میں جو تاثیر کا پاسٹ بتایا ہوا تھا، مطلب وہ میرے خیال سے پاکستان میں جو 90 لگا لیں یا 80% لڑکے ہیں، ان کی یہی کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ اگر سٹینڈ لیں گے تو وہ جی نافرمان اولاد اور وہ سارا کچھ، کچھ تو ہے ہمت کر جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے خواب جو ہیں وہ چھپانے پڑتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ریگریٹ ہوتا ہے لائف میں کہ یار اس ٹائم پہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں میرے اپنے مطلب ریئل لائف میں میرے ہیں ایک سینئر یہاں پہ جہاں پہ میں پڑھتی ہوں، وہ مطلب اسی طرح ہے نا، مطلب ان کا شوق تھا کہ وہ فوٹوگرافی کی طرف آئیں، لیکن ان کے پیرنٹس کہتے تھے کہ میں اب کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو اس لیے پھر وہ اس طرف آ گئے۔ خیر ابھی کیا کر رہے ہیں وہ کہ انہوں نے وہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ اپنا فوٹوگرافی کا شوق بھی پورا کر رہے ہیں۔ تو آج کل تو بھائی لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، تو ہر کام ساتھ ملا کے کر لیتے ہیں۔ تو خیر موہت کو اس نے جو عقل دلائی ہے، مجھے لگا تھا موہت مطلب بڑا ہوگا، تاثیر کی عمر کا ہی ہوگا، لیکن وہ تو چھوٹا سا بچہ نکلا، مطلب 19-20 سال کا۔ تو خیر نئی ایپیسوڈ تھی، تھوڑا مطلب نئی چیزیں کھلی ہیں، مزہ آیا مجھے تو تاثیر کا پاس پڑھ کے، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور یہ والا کانسیپٹ وہ جو اس کا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ مطلب آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا جو شارٹ فلمس اکثر اکثر ریلز میں آتی ہیں، وہ بڑی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے دل کو لگتی ہیں کہ یار اس میں کتنا اچھا میسج دیا ہے، حالانکہ وہی چیز ہم ڈیلی لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم سن رہے ہوتے ہیں کسی سے، وہ اتنی اب افیکٹو نہیں ہوتی جس طرح سے وہ ایز اے ریل، ایز اے وہ سنیمیٹوگرافک جو بھی اس کا ویو ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں ایسے کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بہت ہٹ کرتی ہے۔ تو وہ بہت اچھا اس کا ایک آئیڈیا تھا۔ تو خیر بہت اچھا، بہت اچھی ایپیسوڈ لگی تھی مجھے۔ اینڈ پھر وہ جو بیچ میں فہد والا سین ہوا ہے نا، مجھے وہ کر رہا ہے تنگ کہ اس کا کیا بنا ہوگا، کیوں چلا گیا وہ گھر سے، وہ کون تھی لڑکی جس کی آوازیں اس کو سنی۔ اینڈ ابھی شارق خلیل بھی آ گیا، تو نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے دھماکے دار۔ تو آپ لوگ اب دبا کے کریں کامنٹس، مزے مزے کی باتیں کریں آ کے کامنٹس میں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے تو اپنا بتا دیا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔